की मौत का मामला 6 दिन बाद भी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने लगाई है। न्यूज 18 पर भरत के माता पिता ने एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई है और दोषी पुलिस कर्मियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मां ने कहा कि जानबूझकर पुलिस ने उनके बेटे की हत्या की, सरेंडर का कोई मौका ही नहीं दिया। इस घटना को लेकर पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। वहीं भरत के पिता ने सीएम के आदेश के बाद रिटायर्ड जज से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो देखिए, भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में लगातार मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है और अब उनके माता पिता से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और न्यूज 18 पर भरत के माता पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मौजूद हैं भरत तिवारी के परिवार और उनके जानने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम बात करते हैं इन लोगों से, पूछते हैं। सबसे पहले माँ से बात करते हैं। चाची, ये बताइए कि दिन जो पहला दिन पुलिस आ रहे का भर रहे जो ना प्रवर रहनी जो ना मौजूद का भर रहे बैठल भारत भूषण कहलन की बात करिए, क्या बात है बोलिए। कहलन कि मैंने इंस्पेक्टर साहब कि कहाँ से गोली ले आए। कहलन कि हमारा डेथी के द्वारा मिलत ला धमकी, जब जाता नहीं तब वजह जाके धमकी मिलत रहा। हम समाज खातिर जवनिया गांव खातिर हम आवाज उठौले बानी। हमारा ये मिली के चाहिए, माटी भरे के बाद वही खातिर और कुछ खातिर ना। हम आवाज उठौले बानी, तो आवाज हम बंद ना करब। समाज सेवा हमारा पुलिस कहता कि मानसिक बीमार रहे, इलाज चलत रहे, कुछ ना। पुलिस झूठों के कहता है। अब पुलिस कहता है कि माने तहार दिमागी हालत ठीक ना रहे, ओकरा के मारे के अधिकार के दिया है। ओकरा तो मारे के अधिकार नहीं है, ओकरा के इलाज कराई ना। तो हमनी पर सौंपी जाके इलाज कराइए, हम जाके इलाज करती हूँ। मारे का अधिकार के दिया पुलिस के। बिल्कुल मारने का अधिकार नहीं है, न्याय कानून भी नहीं करता। पिता हैं, लंबे समय तक बिहार पुलिस में सेवा दिया इन्होंने। भरत के पिताजी हैं। ये बताइएगा कि आप खुद पुलिस में सेवा दी है, योगदान रहा है आपका लंबे समय तक। इस तरह की घटना जो हुई है, क्या पुलिसिंग यही करता है? देखिए, सिलेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी देखते हैं किस तरह के करते हैं, तो उनको भी नहीं काउंटर किया जाता है। ये तो मान ली कि मामूली सा एक मामूली सा मान ली कि एक माने उपकार करने के लिए व्यक्ति था, उसके साथ ऐसा हुआ है। तो हम तो ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, हम तो थे नहीं। हम तो सुबह से लेकर शाम तक ले थाने में बंद थे। हमको कोई तरह का न्यूज नहीं मिला। बिल्कुल, छोटे भाई चंदन तिवारी भी हैं। चंदन, ये बताओ कि जो अब घटना हुई है, मुख्यमंत्री से या जो जांच करने वाले जो टीम होगा उससे क्या? जहाँ तक मेरे को देखने से तो लग रहा है कि न्याय मिलेगा। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मतलब उनका जो मांग था वो पूरा किया जाए और मेरे निगरानी में पूरा किया जाए, मैं ये मांग करता हूँ। ठीक है, लेकिन जिस तरह से भरत हथियार रखे हुए थे, अवैध हथियार रखे हुए थे, वो भी तो गलत था। उसको लेकर के कभी तुमने समझाने की कोशिश की? मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। मेरे को भी सोशल मीडिया से मैंने देखा उनका जो पहली बार उन्होंने डाला है। ठीक है, उसके बाद मेरे को पता चला है, उसी दिन तो पुलिस आ गई है। जिस वीडियो में पुलिस के साथ उसका उलझन यहाँ घर बन रहा था, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहा है, उस समय उसके फादर ऑन वीडियो उस अपने बच्चे को पीट रहे हैं। देखिए पुलिस के आदमी है, किस स्थिति में है, अपने बच्चे को डांटते हैं, अपने बच्चे को पीटते हैं, जबकि वो बच्चा जो पूरे समाज के लिए लड़ता है, उसके फादर देखिए अभी भी एक आवाज पुलिस के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन उस लड़ाई को डे 1 से मैं इस लड़ाई को उठाया हूं, पहले दिन से जिस दिन हम लोग रोड पे आए, मना करने वाले हम लोगों को थे कि हमारा बच्चा मर गया, पूरे गांव के बच्चों का नाम नहीं आना चाहिए, पूरे गांव के बच्चों को पुलिस परेशान करेगी। हुआ भी ऐसा ही, 60 लोगों का नाम दे दिया गया, सबको परेशान किया जा रहा है। आज भी इस पूरे मामले में बीच में पड़ जाते हैं कि बाबा देखिएगा पूरे गांव के बच्चे परेशान ना हो, मेरा बेटा तो जो हो गया सो हो गया। सोचिए कैसे लोग। देखिए, ये बड़ी बात है कि एक पिता जिसने अपने बेटे को खोया, उन्हें इस बात की चिंता है कि गांव के जो
बेकसूर बच्चे हैं, अब उन पर पुलिस का दमन ना हो, पुलिसिया कार्रवाई ना हो। हालांकि एक बात जो इन्होंने कही है वो महत्वपूर्ण है कि पुलिस चाहती तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। जो भरत तिवारी है उनका रवैया गलत था, हो सकता है कि उनके द्वारा जो एक्शन किए जा रहे थे वो गलत थे, लेकिन यह जो पूरा मामला है और जो इनकाउंटर पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है वो भी गलत है। खैर, इस मामले की जांच जो है वो अब रिटायर्ड पटना हाई कोर्ट के जज के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद तस्वीर जो है वो साफ होगी। क्या उसमें जो है इस परिवार को उस जांच के बाद न्याय मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि मृतक की मां जो है वो चाहती है कि दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी हो। अब यह टीम जो है, जांच डेलीगेशन जो है वो क्या तय करता है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आरा से चंदन कुमार के साथ और कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 आरा। भरत तिवारी के पड़ोसी पंकज त्रिपाठी ने भी न्यूज 18 से बातचीत में कई खुलासे किए हैं। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है, मैं ग्रामीण हूँ। पंकज त्रिपाठी जी, ये बताइएगा कि पूरी घटनाक्रम जो चल रही थी, आप यहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था और जो डिमांड को लेकर के क्या कहना? ये मामला जो आप लोग देख रहे हैं उससे 3 दिन पहले शुरू होता है। जवैनिया गांव के विस्थापित जो हमारे ही गांव में आकर स्थापित किए गए हैं, उनकी लड़ाई वो लंबे समय से लड़ रहा था। उसके द्वारा ही किए गए प्रयासों से वहां पे बिजली की व्यवस्था हुई है, वहां कच्ची सड़क की व्यवस्था हुई है, एक चापाकल भी लगाया गया था तत्काल में। 2 दिन पहले जो ये घटनाक्रम आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उससे 2 दिन पहले की घटना है। वहां के लोग यहीं पे आते हैं, उसकी माता रहती है, वो रहता है, उसके सामने पूरा परिवार, अभी भी लोग जवैनिया के बैठे हुए हैं। वो आते हैं, लोग कहते हैं कि भरत जी आप नहीं लगिएगा तो फिर पानी का समस्या हम लोग इतने गर्मी में क्या करेंगे। एक चापाकल आपके द्वारा प्रयास करने पर लगा है, वो बढ़िया से पानी नहीं दे रहा है। वो कहता है कि आप लोग चलिए, मैं 5 मिनट में वहां पहुंचता हूं। वो सारे लोग जाते हैं, उसके 10 मिनट के अंदर वो यहाँ से अपना मोटरसाइकिल उठाता है, जगह पे जाता है और वहां से मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी जगदीश कुपुर को फोन लगाता है और कहता है कि क्या सर, आपके बच्चे इस पानी को कभी पिएंगे क्या? किसी मंत्री और किसी अधिकारी का परिवार आके यहाँ पर 1 दिन के लिए स्टे कर सकता है क्या? उसकी ये बात सबको बुरी लगती थी। उसके कहने का तरीका गलत हो सकता है। आज के जो जेनजी हैं, जिनको बात रखने का जो तरीका है, हो सकता है कि उसका तरीका गलत हो, लेकिन वो तो अपने लिए कोई नौकरी मांग नहीं रहा था। जब उस दिन वो बात करता है और टेलीफोन कट जाता है एसडीओ साहब का, तो यहाँ से वो एसडीओ जगदीशपुर के पास जाता है, खुद गए थे, खुद अपने। उसके बाद उसकी वहां पे पिटाई की जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, जो भी नहीं करना चाहिए। एक सामाजिक आदमी जब किसी अधिकारी से मिलता था, बार बार स्वास्थ्य कैंप लगवाता था, अन्य जो भी काम थे जनता के हित के वो करता था, वहां से आता है वो विक्षिप्त टाइप का हो जाता है। एसडीओ द्वारा अपमानित करने के बाद वो विक्षिप्त हो जाता है, मतलब सम्मान को ठेस लगना नागवार गुजरा। जी, वो बच्चा जो गले में एक सोने का लॉकेट जो उसकी माता ने उसके जन्मदिन पे उसको दिया था, उसको बेचता है। और बताइए बिहार सरकार में किस तरह से हथियार उपलब्ध है कि 10 मिनट में वो बच्चा हथियार खरीद लेता है और उसी दिन एसडीओ के द्वारा उसके ऊपर एक केस किया जाता है। उसकी पिटाई के बाद एसडीओ साहब के द्वारा उसके ऊपर पहला केस किया जाता है। उस केस के एवज में जो आप पहले दिन की घटना आप लोग देख रहे हैं, जो पुलिस बैठी है, वो हथियार लहरा रहा है, वो जानता था कि इस पिटाई के बाद एसडीओ मानने वाला नहीं। बहुत सारी चीजें। बिहार का कुख्यात हत्यारा ललन सिंह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मार गिराया गया है। एसटीएफ ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया है। ललन सिंह पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। ललन सिंह मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। उस पर यूपी बिहार में हत्या, लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज थे। 2022 में वाराणसी में उसने सब इंस्पेक्टर को गोली मारी थी। बिहार में उस पर 2 सब इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर, एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 7 की हत्या के मामले दर्ज हैं। ललन सिंह समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गुलवा गांव का रहने वाला था। नवंबर 2022 में इसके 2 भाई भी एनकाउंटर में ढेर किए गए थे। पटना के बाढ़ में बैंक लूट की घटना को अंजाम देने के बाद यहां से फरार होकर तीनों भाई वाराणसी भाग गए थे। जबकि पुलिस ने वाराणसी में एनकाउंटर किया तो इसके 2 भाई मारे गए और ललन उस वक्त बच गया था। तीनों भाई ब्रदर्स गैंग के नाम से मशहूर थे और अब इनका सफाया हो चुका है।
कुख्यात ललन सिंह की यूपी, बिहार सहित कई राज्यों की पुलिस को तलाश थी। बिहार में हत्या और बैंक डकैती से जुड़ा इसका लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। ललन सिंह मूल रूप से समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गुलवा गांव का रहने वाला था। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर एक संगठित अपराध गिरोह चलाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ललन सिंह और उसका गिरोह पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर उनके सरकारी हथियार लूटता था। बाद में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल बैंक डकैती, कैश वैन लूट और दूसरी बड़ी आपराधिक घटनाओं में किया जाता था। बिहार में दर्ज कई संगीन मामलों में वांटेड ललन सिंह लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा। उसके खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज थे और अलग अलग एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई थी। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में भी हुई वारदातों के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। ललन सिंह की मौत को पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि उसके मारे जाने से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पर्याय बन चुके ललन सिंह उर्फ लल्लन सहारनपुर में हुए पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मूल रूप से यह समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गुलवा गांव का रहने वाला था और अपने भाइयों के साथ मिलकर आपराधिक वारदात को यह अंजाम देता था। बताते चले कि यह ब्रदर्स गैंग के नाम से अपने गिरोह को चलाता था और मुख्य रूप से पुलिस के हथियार को लूटना, पुलिसकर्मी की हत्या करना, बैंक लूटना, कैश वैन को लूटना, ये इनका मुख्य कार्य हुआ करता था और कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है। बाद में भी कैश वैन लूट और उस दौरान पुलिसकर्मी पर फायरिंग, हथियार लूटने का आरोप था और 9 सितंबर 2022 को ललन सिंह उर्फ ललन पटना जिला अदालत से शौचालय का दीवार तोड़ करके फरार हो गया था भाइयों के साथ और उसके बाद वह छुपने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे थे, जहां पुलिस एनकाउंटर में इसके 2 भाई ढेर हुए थे और वहां से ये बच निकला था, जिसके बाद से लगातार पुलिस को इसकी तलाश थी। ललन सिंह उर्फ ललन के ऊपर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना एवं अन्य थाना क्षेत्र के अलावा बिहार के कई जिलों में और उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और इसी दौरान सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया जाता है। ललन सिंह उर्फ ललन के ऊपर उत्तर प्रदेश में 1,25,000 का इनाम भी घोषित था और अब यह ढेर हो चुका है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। एमपी, यूपी, बिहार से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब एमपी एटीएस कई परतों को खंगालने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में कुछ ऐसे इनपुट सामने आए हैं जिनसे एक बड़े नेटवर्क की जांच की दिशा आगे बढ़ती है। आतंकी साजिश के डिकोड और पीएफआई के मिशन 2047 को एक्सपोज करती ये रिपोर्ट देखिए। संदिग्धों से पूछताछ, साजिश के खुलते राज। आतंकी एबीसीडी, आधार, ब्रेन वॉश, कॉल और डिलीवरी। पीएफआई का मिशन एक्सपोज, आतंकी साजिश डिकोड। एमपी, यूपी और बिहार से गिरफ्तार 3 संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फराज, नईम अब्दुल्ला और शाकिर मेब, जिनसे पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे से आतंकी साजिश डिकोड हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकियों से भारी मात्रा में जिहादी सामग्री बरामद की गई। जांच में खुलासा हुआ कि 1000 से ज्यादा वीडियो के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन वीडियो में भीषण क्रूरता और भड़काऊ तकरीरें शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश का मकसद पीएफआई के मिशन 2047 के तहत भारत को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना था। यही नहीं, आरोपी देश के कई बड़े शहरों में दिल्ली के लाल किला विस्फोट जैसे आत्मघाती हमलों की साजिश भी रच रहे थे। एटीएस की गिरफ्त में आए आतंकियों से पूछताछ के बाद कई विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। एटीएस ने आतंकियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें 1000 से ज्यादा
ऐसे वीडियोस पाए गए हैं जो क्रूरता भरे विजुअल और जिहादी तकरीरें जिनमें शामिल हैं, और इन्हीं तकरीरों के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें आतंकी बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। इसके साथ ही पीएफआई का जो मिशन था 2047 इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया बनाना, उसको लेकर युवाओं को बरगलाया जाता था इन्हीं वीडियोस को दिखा के, इन्हीं तकरीरों को सुना के, ताकि वे जिहाद जैसी मानसिकता अपने दिमाग में लाएं और भारत विरोधी गतिविधियों को सख्ती से यहाँ अंजाम दें। और इसी कड़ी में फराज, नईम, इजहारुल हक और उनके पाकिस्तानी हैंडलर लगातार सक्रिय थे और अपने काम को अंजाम देने के लिए बड़ी योजना बना रहे थे। उनकी बड़ी योजना लाल किले पर हुए विस्फोट की तरह के भारत में ऐसे आतंकी घटनाओं को अंजाम देना था जिससे देश दहल उठे। लेकिन एटीएस की कार्यवाही ने इनको इनके मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही रोक दिया और अब गिरफ्तार आतंकियों से लगातार एटीएस की पूछताछ जारी है और सभी आतंकियों को आमने सामने बिठाकर भी इनसे पूछताछ की जाएगी, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एटीएस अब संदिग्ध आतंकियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही है। इन डिवाइस से मिले डेटा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच एजेंसियों का फोकस अब इस बात पर है कि इन डिजिटल डिवाइस में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल किस तरह किया गया और इसका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने अक्सर सुना होगा कि नोट डबल कर देंगे, ऐसा मंत्र फूकेंगे कि आप बन जाएंगे करोड़पति। तो आज आपको करोड़ों के नोट दिखाते हैं, नोटों की गड्डियों वाला वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन इस डबल नोट के माया जाल का क्लाइमेक्स कर देगा आपको हैरान। ऐसे अंधविश्वास और ठगी से सावधान रहिए। बेहतरीन मामला हो गया एकदम। तंत्र मंत्र नोट छू मंत्र। नोटों का रेला, ठगी का खेला लाइव। ऐसे लगाया शिकार को चूना। का दिन है। नोटों की गड्डियां देखते रह जाएंगे। डबल मनी का खेल, 1 करोड़ 80 लाख की ठगी। का दिन है। लालच करके फंस गए रे बाबा। आंखें चौंधिया जाएंगी इन करारे नोटों की झलक देखकर, जिन्हें ऐसे सजाया गया जैसे नोटों का बिस्तर हो। सिर्फ नोट करीने से नहीं सजाया गया, बल्कि पूरा का पूरा जाल बिछाया गया। अब एक्टिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए कि शिकार फंसे तो बाहर ना जा पाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखिए जरा करारे नोट और भरोसे पर चोट की ये लाइव तस्वीर, जिसमें दिखाई दे रहा है ये बाबा, जिसका नाम है आलम, जो पहले नोटों की इस तरह से पूजा कर रहा है, दिया अगरबत्ती लगाकर, क्योंकि अब इसका तंत्र मंत्र का खेल शुरू होने वाला है। यही इल्जाम लगाया गया फरियादी ने। पहले नोट को बिछाया गया, फिर दिया दिखाया गया, और उसके बाद देखिए ये भी कि ये देखिए करारे करारे नोट। सुनिए सर। वाह भी वाह, ये देखो भाई सब ओरिजिनल माल है, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल। ये देखो, ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल माल। लो भैया, बेहतरीन मामला हो गया एकदम। बेहतरीन है, ईमानदारी से मजा आ गया। अभी पूरा सारा काम फाइनली हो गया। लो जी लो, रख दो भाई, लो पकड़ो, रख दो। अब ये वीडियो कहां से आया, कैसे आया, तो ये तस्वीर यूपी के अमरोहा की है। ये वीडियो जारी किया है फरियादी आकाश चौधरी ने, जिसका कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है। आरोप लगाया आलम पर, जिसका कहना है उसे लालच के जाल में फंसाया गया। ये कहा गया नोट 2 गुने कर देंगे, यानी डबल गेम होगा। यही नहीं, 10,000 के 20,000 भी कर दिए। इससे तो आकाश को यकीन हो गया कि उसके तो दिन बदलने वाले हैं।
या कहें लालच की जाल में ऐसा फंसा कि 1 करोड़ 80 लाख दे दिए। अब उसे 30 करोड़ 60 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो गए छूमंतर। मेरे साथ जाने वाला मैं आपका खतरपुरे का, उसने मुझसे पैसे ले लिए। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। किस बेस पे आपने पैसे दिए थे? तो पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे, न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर के पास, मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेता रहा। जब आकाश को समझ आया वो तो ठगी का शिकार हो गया है, उसके साथ धोखा हुआ है, उसने अपने रुपए मांगे। जिस तांत्रिक आलम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, आरोप है कि उसने तंत्र मंत्र का डर दिखाया। ये कहा कि वो तंत्र विद्या से उसकी जान ले लेगा। सुनिए आरोप। वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या कर। तुम्हें पैसे ऑनलाइन दिए, कैश दिया? मैंने ऑनलाइन दिए 35 लाख। अच्छा, बाकी कैश दिया। टोटल कितने रुपए दिए? 1 करोड़ 80 लाख। अब मामला थाने पहुंचा है, शिकायत दर्ज कराई गई। आखिर इन आरोपों का सच क्या है, और नसीहत ये भी कि अंधविश्वास की जाल में ना फंसे, ना ही यकीन करें ऐसे फ्रॉड पर। डबल गेम नहीं, ये ठगी का खेला है। अमरोहा में शिवोम शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिल्कुल ओरिजिनल माल। लो भैया, बेहतरीन मामला हो गया एकदम। बेहतरीन है, ईमानदारी से मजा आ गया। अभी पूरा सारा काम फाइनली हो गया। एक बेजुबान जानवर जिसे कुछ लोग दया और इंसानियत की नजर से देखते हैं, वही जानवर अगर इंसानों के बीच लड़ाई की वजह बन जाए तो सवाल सिर्फ एक विवाद का नहीं, समाज की सोच का भी खड़ा होता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक पॉश सोसाइटी में डॉग फीडिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। एक महिला घायल हो गई और पूरी सोसाइटी रणभूमि में तब्दील हो गई। आखिर एक बेजुबान के नाम पर इंसान इतने आमने सामने क्यों हो गए, ये रिपोर्ट देखिए। के पास लोहे और लकड़ी के डंडे हैं, उस आदमी ने लकड़ी के डंडा काट से लेके मुझे मारा है। कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, डॉग लवर पर बरसे लाठी डंडे, सोसाइटी में इंसान बनाम इंसान की जंग, एक बेजबान की खातिर हिंसा का तूफान, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुआ हंगामा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने घरों में सुकून तलाशते हैं, सोसाइटी की ऊंची ऊंची इमारतों में इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि बाहर की परेशानियां दरवाजे पर ही रुक जाएं। लेकिन क्या हो जब वही सोसाइटी जहां बच्चे खेलते हों, जहां लोग शाम को टहलने निकलते हों, वहीं अचानक चीखें सुनाई देने लगे, लोग अपने अपने फ्लैटों के टेरिस में आ जाएं और कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल दहशत में बदल जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 2 स्थित 14th एवेन्यू सोसाइटी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ एक कुत्ते को खाना खिलाने को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि माहौल तनाव और हिंसा में बदल गया। आरोप है कि डॉग फीडिंग को लेकर हुई कहासुनी के बाद लाठी डंडे तक चल गए और इस पूरे झगड़े में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी उंगली में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। सबसे दर्दनाक तस्वीरें तब सामने आई जब घायल महिला रोते हुए इंसाफ की गुहार लगाती दिखी। वीडियो में साफ नजर आता है कि कैसे एक सामान्य बहस कुछ ही मिनटों में पूरी सोसाइटी को दहशत में डाल देती है और बेज़बान कुत्ते की मौजूदगी इस पूरे विवाद का केंद्र बन जाती है। यहाँ पे गार्ड के पास लोहे और लकड़ी के डंडे हैं, उस आदमी ने लकड़ी के डंडा काट से लेके मुझे मारा है। मैं 14 एवेन्यू में रहती हूँ। दीपक चौहान, तीनों चौहान ने मेरे को डंडे जानलेवा हमला किया है, जान से मारने के लिए सिर्फ कारण कि मैं कुत्तों को खाना खिलाती हूँ। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या बेज़बान जानवरों के प्रति हमारी सोच अब इंसानों के बीच इतनी बड़ी दीवार बनती जा रही है कि रिश्ते टूटने लगे हैं? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन ग्रेटर नोएडा की इस घटना ने सोसाइटी में रहने वाले हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सभ्यता और संवेदनशीलता के बीच की दूरी कहीं बढ़ तो नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली, NCR। और इसके साथ ही